हम नॉन करंट एसेट्स और उनसे रेलेवेंट डेप्रिसिएशन को और उससे नॉन करंट एसेट से रेलेवेंट जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उनकी परचेजेस, पहले नॉन करंट एसेट को परचेज करना, देन यूज करना और यूज होने की वजह से डेप्रिशिएट होना, फिर उसे डिस्पोज ऑफ कैसे करते हैं, उनसे रेलेवेंट ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, डेप्रिसिएशन के कौन कौन से मेथड्स हैं और नॉन करंट एसेट से रेलेवेंट तमाम टर्म्स इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस होंगे। इसका कुछ इंट्रोडक्शन आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के चैप्टर में ले चुके, उन चीजों को पहले हम रिपीट करेंगे और उसके बाद ऑनवर्ड मूव करेंगे। नॉन करंट एसेट के लिए सम टाइम टर्म यूज होती है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी में आपकी लैंड एंड बिल्डिंग आ जाती है, प्लांट में प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिक्सचर। तो नॉन करंट एसेट के लिए सम टाइम ऑल्टरनेटिव टर्म यूज होती है, दैट्स नेम इज प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। देखिए बेटे, नॉन करंट एसेट जब हम परचेज करते हैं, एंट्री क्या करते हैं, उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। हम नॉन करंट एसेट को डेबिट किया करते हैं और अगर कैश बेसिस पे परचेज किया, कैश आपने पे किया, कैश को क्रेडिट करते हैं। और अगर नॉन करंट एसेट को ऑन अकाउंट आपने उधार परचेज किया है तो कैश को क्रेडिट करने की बजाय आप उसको क्या करोगे, अकाउंट्स पेएबल को, अपनी लायबिलिटी को क्रेडिट कर दोगे। लेकिन नॉन करंट एसेट बाय नेम डेबिट होगा विद कॉस्ट प्राइस। बट नॉन करंट एसेट को जब हम परचेज करते हैं उस टाइम में बहुत सारी चीजों की एस्टिमेशन पहले ही लगा ली जाती हैं, कुछ चीजों को पहले ही क्लैरिफाई कर लिया जाता है। अभी मैंने आपके सामने बार बार एक चीज रिपीट करती हूँ, एक टर्म रिपीट करती हूँ कि बेटे हम एसेट्स की वैल्यूएशन जब भी करते हैं कॉस्ट प्राइस पे करते हैं। नॉन करंट एसेट परचेज करें तब भी नॉन करंट वो डेबिट होगा कॉस्ट प्राइस से, जब उसको सेल करेंगे तब भी नॉन करंट एसेट अकाउंट क्रेडिट होगा कॉस्ट प्राइस से। ये कॉस्ट प्राइस क्या है, टर्म कॉस्ट इज व्हाट, हम पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। जब बेटे कॉस्ट की बात होगी, कॉस्ट में क्या कुछ इंक्लूसिव होगा, दो चीजें इंक्लूसिव होंगी। एक, आपने सप्लायर को नॉन करंट एसेट खरीदने के लिए जो परचेज प्राइस पे की वो, प्लस ऑल परचेजेस एक्सपेंसेस जिनको हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम से पढ़ा हुआ है। सप्लायर को नॉन करंट एसेट परचेज करने के लिए जो प्राइस आपने पे की उसे हम बोलते हैं परचेज प्राइस। परचेज प्राइस में तमाम परचेजेस एक्सपेंसेस जो कैपिटलाइज होते हैं वो ऐड कर दिए जाएं तो आपके पास उस नॉन करंट एसेट की कॉस्ट आती है। अब कौन से कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, अगर आपको याद हो स्टार्ट में जब मैंने आपको एक्सपेंस जितने भी अकाउंटिंग के एलिमेंट्स हैं वो डिफाइन करवाए थे, वहीं पे इनकी कैटेगरीज को भी डिफाइन करवा दिया था कि बेटे एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। क्या डिफरेंशिएट किया था, वो डिफरेंस यहाँ पे बहुत मैटर करता है, हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं उसे। जो बिजनेस के रूटीन के एक्सपेंसेस हैं जो करंट ईयर में आपको बेनिफिट देकर एक्सपायर हो जाते हैं, रेकरिंग नेचर के रूटीन एक्सपेंडिचर जो इनकम स्टेटमेंट में मेंशन किए जाते हैं, वो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं। लेकिन नॉन करंट एसेट को परचेज करने से लेकर उसको यूज करने से पहले के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, फिर से अपने पॉइंट पे फोकस करूंगी, रिपीट करूंगी कि बेटे जब हम नॉन करंट एसेट परचेज करते हैं उसको परचेज करने से लेकर यूज करने से पहले के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कहलाते हैं। और जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं हम नॉन करंट एसेट की परचेज प्राइस में ऐड करते हैं तो हमारे पास उस नॉन करंट एसेट की कॉस्ट आती है। इसके अलावा नॉन करंट एसेट को यूज करने के बाद के एक्सपेंसेस रेवेन्यू भी हो सकते हैं, कैपिटल भी, डिपेंड कि आपने नॉन करंट एसेट को यूज करने के बाद अगर ऐसा एक्सपेंस कर लिया जिससे नॉन करंट एसेट की एफिशिएंसी बढ़ गई, उसकी कैपेसिटी बढ़ गई, तो वो भी आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होंगे, वो भी एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। एग्जाम्पलीफाई करते हैं कि बेटे सपोज आपने
कोई भी नॉन करंट एसेट अगर परचेज किया है, जैसे आपने कोई व्हीकल परचेज करते हो, कोई गाड़ी वाड़ी परचेज करते हो, तो जनाब आप ना सिर्फ उसकी बेसिक परचेज प्राइस पे करते हो, बल्कि नॉन करंट एसेट की ऑनरशिप अपने नाम पे ट्रांसफर करवाने के लिए आपको बहुत से लीगल चार्जेस भी पे करना पड़ते हैं। उसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं, उसके लीगल चार्जेस होते हैं, डीलर को कमीशन पे करना पड़ता है आपको। इसके अलावा न्यू गाड़ी है तो उसकी नंबर प्लेट्स के नंबर के चार्जेस होते हैं। तो इनिशियल जितने भी आप चार्जेस पे करते हो, इंक्लूडिंग टैक्स बिफोर यूजिंग नॉन करंट एसेट, बिफोर यूजिंग व्हीकल, वो सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होंगे और वो परचेज प्राइस में ऐड होकर व्हीकल की कॉस्ट को बनाएंगे। तो जनाब नॉन करंट एसेट में डेप्रिसिएशन की तरफ जाने से पहले, हम एसेट को यूज करने से पहले हमने एसेट की परचेजेस को रिकॉर्ड करना है, और एसेट की जो परचेजेस रिकॉर्ड होती हैं कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड होती हैं। तो सबसे पहले उसकी परचेजिंग एंट्री नॉन करंट एसेट डेबिट कैश या पेएबल को क्रेडिट करने के लिए हमें कॉस्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए। और कॉस्ट की हम कैलकुलेशन करने के लिए क्या करेंगे, वो डिफरेंस जहन में रखोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर का और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, कि नॉन करंट एसेट को परचेज करने से लेकर उसको यूज करने से पहले के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो कैपिटलाइज होते हैं, और यूज करने के बाद का एक्सपेंस भी कैपिटल हो सकता है अगर उस एक्सपेंस की वजह से नॉन करंट एसेट का एफिशिएंसी लेवल बढ़ गया। इसकी प्रैक्टिस के लिए आप अपनी बुक पे आइए, पेज नंबर 369 पे। इसकी प्रैक्टिस के लिए आप अपनी बुक में आइए, पेज नंबर 369 पे। उसने जनाब कॉस्ट को क्लैरिफाई करने के लिए और कैपिटल एक्सपेंडिचर की प्रैक्टिस के लिए ये एग्जांपल दी हुई है, पेज नंबर 369 आपकी बुक पे। इस एग्जांपल को लेते हैं। कंपनी ने जनाब क्या परचेज किया, लार्ज आइटम ऑफ प्लांट, एक बड़ी मशीन परचेज किया, और उससे रेलेवेंट आप उसको ये एक्सपेंसेस बियर करना पड़े हैं। हमने जनाब इसमें क्या करना है, उस प्लांट की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। अब देखना ये है कॉस्ट के लिए कि जनाब हमने बेसिकली डिफरेंशिएट करना है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर कोई होगा हम उसे स्किप कर देंगे, जो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे वो बेटे परचेज प्राइस में ऐड हो जाएंगे। कौन सी परचेज प्राइस, जो कि हमने सप्लायर को पे की होगी। अब वो कहता है कि प्लांट को आपने परचेज किया और आपको फॉलोइंग एक्सपेंसेस यू हैव टू पे, यू हैव पेड। जो आपने एक्सपेंसेस पे किए, एक्सपेंसेस इंकर्ड हुए, वो कौन कौन से थे। एक तो लिस्ट प्राइस ऑफ मशीन है 1,10,00,000 लिस्ट प्राइस, वो प्राइस जो कि आपको डीलर ने ऑफर की है। और लिस्ट प्राइस वो प्राइस होती है जिसमें से किसी किस्म का भी डिस्काउंट माइनस नहीं हुआ होता। हम जब यहाँ पे परचेज प्राइस की बात करते हैं, परचेज प्राइस में नेट परचेज प्राइस जिसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो चुका हो। लिस्ट प्राइस कभी भी हम अपनी बुक्स में कैरी फॉरवर्ड नहीं करते। लिस्ट प्राइस हमें मशीन की प्राइस तो डीलर ने 1 मिलियन की ऑफर की थी, लेकिन उस पर हमें ट्रेड डिस्काउंट दे दिया 50,000 का। इसका मतलब है कि हमने डीलर जिसे मशीन परचेज की है, मैन्युफैक्चरर से जिससे खरीदी है, उसको हमने कितने पैसे दिए, 10 लाख माइनस 50,000, 9,50,000 हमने उसको पे किया। कैलकुलेटर पकड़ते हैं, साथ साथ हम ऐड करते रहते हैं, तो हमारी परचेज प्राइस कितनी हुई, 9,50,000 जो है वो तो जनाब हमने पे कर दिया डीलर को एज अ परचेज प्राइस। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करते हैं और 9,50,000 में ऐड करते चले जाते हैं। डिलीवरी कॉस्ट, प्लांट एंड मशीनरी हमने जिनसे खरीदी है वहां से मशीन को उठा के हमने अपने फैक्ट्री तक लेकर आना है, और रास्ते में आपने जो कैरेज के चार्जेस पे किए वो फ्रेट के चार्जेस कहलाते हैं, वो डिलीवरी कॉस्ट है। अब वो भी एसेट को अपने पास लाने तक का एक्सपेंस है, यूज करने से पहले का एक्सपेंस है, इसलिए कैपिटलाइज होगा, और क्योंकि ये कैपिटलाइज होगा इसलिए परचेज प्राइस में ऐड होगा। तो जनाब वो कितना एक्सपेंस है, 100,000 हम इसमें ऐड कर देंगे। इंस्टॉलेशन कॉस्ट, बेटे प्लांट एंड मशीनरी जब हम परचेज करते हैं वो हम यूं ही कहीं पे रख कर इस्तेमाल करना नहीं शुरू कर देते। बेटे वो मशीन हैवी मशीन्स होती हैं, हैवी पावर की जो है वो यूटिलाइजेशन होती है, बड़े बड़े आइटम्स उसमें आपने प्रोड्यूस करने में होते हैं। तो जब वो यूज होती है, रनिंग फॉर्म में होती है, वो वाइब्रेट करती है, गिर विर सकती है, तो जरूरी होता है कि मशीन को यूज करने से पहले फिक्स कर लिया जाए। उसके लिए प्रॉपर एक साइट बनाई जाती है। फैक्ट्रीज में जहां देखें हैवी प्लांट एंड मशीनरीज लगी हुई है, उन्होंने फैक्ट्री के अंदर प्रॉपर जगह जो है वो पहले तैयार की हुई है, नीचे हैवी कॉन्क्रीट
कंक्रीट की बेस होती है, वो साइट पूरी प्रिपेयर करके फिर उस पे मशीन को फिक्स किया जाता है हैवी स्क्रूज के साथ। तो जब तक मशीन फिक्स नहीं होंगी आप उसे यूज नहीं कर सकते। वो जो फिक्सेशन है उसे हम बोलते हैं इंस्टॉलेशन कॉस्ट। तो ये इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी क्योंकि यूजेज से पहले है, इसलिए बेटे ये भी उसकी परचेज प्राइस में ऐड हो जाएगी। 1,25,000 नीचे मैंने ऐड कर दिया। कॉस्ट ऑफ साइट प्रेपरेशन, जब तक प्रॉपर जगह का इंतजाम नहीं होता हम हैवी प्लांट एंड मशीनरी को फिक्स नहीं कर सकते। तो इसलिए साइट की प्रेपरेशन जो है फॉर द परचेज ऑफ प्लांट एंड फॉर द यूजेज ऑफ प्लांट इज कंपल्सरी। तो ये भी आपका एक्सपेंस उसमें ऐड हो जाएगा 200,000। फिर आर्किटेक्ट को फीस पे किया। आर्किटेक्ट को फीस किस चीज की पे की होगी? आर्किटेक्चर का काम क्या है? उसने जनाब लोकेशन आपको देनी है, उसने डिजाइन बना के आपको देना है कि जनाब प्लांट एंड मशीनरी को इस जगह पे इस तरीके से फिक्स किया जा सकता है। तो आर्किटेक्चर को फीस भी आपने इसी लिए पे की है। तो ये भी आपका मेजर कैपिटल एक्सपेंस है, नॉन करंट एसेट से रेलेवेंट। ना नॉन करंट एसेट प्लांट एंड मशीनरी हम खरीदते, ना साइट की प्रेपरेशन होती, ना आर्किटेक्चर को फीस हमें पे करना पड़ती, तो वो डायरेक्टली उससे रेलेवेंट है, इसलिए ये भी ऐड कर दोगे। फिर एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस हैं बेटे। ये एडमिन एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस हुआ करते हैं? प्लांट एंड मशीनरी को बाद में रनिंग फॉर्म में रखने के लिए और उसकी एफिशिएंसी लेवल को रेगुलर बेसिस पे चेक करने के लिए जो एक्सपेंसेस हैं वो एडमिन एक्सपेंसेस हैं। तो बेटे ये तो मशीन यूज होगी तो बाद में उसकी लुक आफ्टर करोगे। और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस एक तो यूज करने के बाद का खर्च है, और दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस की वजह से कहीं नहीं लिखा हुआ है कि मशीन की कैपेसिटी बढ़ी है, इसलिए ये कैपिटलाइज नहीं होगा। इसको स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। कहता है local government officials have granted the company a license to operate the asset on condition that company will remove the asset and return the site to its former condition at the end of asset's life। अब वो कहते हैं कि लोकल गवर्नमेंट ने एक रेस्ट्रिक्शन लगाई है, हमें इस शर्त पे मशीन को फिक्स करने की इजाजत दी है कि जनाब जब मशीन को आपने जितने टाइम पीरियड के लिए यूज करना है कर लोगे, उसके बाद आपने मशीन वापस कर देनी और जो आपने उसके लिए साइट प्रिपेयर की हुई है उसे उसके पुरानी हालत में वापस ले आओगे। तो ये तो हम पे कंडीशन है, हमें ऐसा करना पड़ेगा। ये भी कंपल्सरी एक्सपेंस इसी वजह से करना पड़ा क्योंकि हमने प्लांट एंड मशीनरी को परचेज किया। तो ये भी जो है आपके लिए कैपिटल एक्सपेंस हो जाएगा, लेकिन इसकी अमाउंट कहाँ है? कंपनी हैज रिकॉग्नाइज्ड अ लायबिलिटी ऑफ 2,50,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेक्टेड क्लियरेंस कॉस्ट। तो वो कहते हैं कि जब प्लांट को आपने यूज करना बंद कर देना है, साइट को नॉर्मल पोजीशन पे लेकर आना है, उस वक्त आपने अंदाजा लगाया कि जो हमारा खर्चा होगा वो 2,50,000 का एक्सपेंस होगा। ये भी कंपल्सरी एक्सपेंस है 2,50,000 का, हम ये भी ऐड कर देंगे। तो लीजिए हमारे पास एसेट की कॉस्ट आई है 1.64 मिलियन, और इस कॉस्ट प्राइस पे आपने एसेट की परचेजिंग एंट्री को पास कर देना है कि जनाब प्लांट को डेबिट कर दोगे और कैश बेसिस पे सपोज कर लेते हैं परचेज किया, उसको आप क्रेडिट कर दोगे 1,640,000। अब जनाब प्लांट को आपने परचेज कर लिया, परचेज करने के बाद उसे इंस्टॉल कर दिया, फिक्स कर दिया, उसकी कॉस्ट कैलकुलेट कर दी, रिकॉर्ड कर दिया। अब फाइनली आपने उसको यूज करना शुरू किया। अब जब यूज करना शुरू करते हैं, बल्कि जब परचेज किया जाता है बेटे उसी टाइम में एस्टिमेशन लगा लिया जाता है कि ये प्लांट एंड मशीनरी कितने ईयर्स यूज होगी। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी बेटे। मैम ये जो लास्ट पे आपने डी कमीशनिंग कॉस्ट ऐड किया है 2,50,000 की, मैम ये तो नॉन करंट एसेट के यूजेज की बात की कॉस्ट है, और वैसे भी ये तो उसकी एफिशिएंसी में कोई इंक्रीमेंट भी नहीं कर रही, तो ये क्यों हमने ऐड किया इसमें? इसलिए ऐड किया क्योंकि बेटे उसने कंडीशन इंपोज की है, इस कंडीशन पे हमें प्लांट एंड मशीनरी परचेज करने की और उसे इंस्टॉल करने की इजाजत मिली है। अगर हम ये काम करेंगे तो ये कंपल्सरी एक्सपेंस है, उसे एफिशिएंसी तो नहीं बढ़ रही, लेकिन ये आपको परचेज करने से पहले ही क्लैरिफाई हो गया हुआ है कि ये मेजर एक्सपेंस आपको करना पड़ेगा और ये रूटीन का एक्सपेंस नहीं है। लेकिन ऐसे एक्सपेंडिचर भी जो आपको कंपल्सरी पे करने पड़े, उसकी आपको पहले ही कंडीशन बता दी जाए और आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते वन टाइम में, तो वो भी फिर कैपिटलाइज हो जाता है। जी ठीक होगा मैम, थैंक यू। ठीक है। अच्छा बेटे,
उसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों, देखो एसेट हमने परचेज किया, मैंने ये प्लांट एंड मशीनरी परचेज की, इसके लिए मैंने टोटल जो एक्सपेंडिचर किया है वो 16,40,000 का किया है। अब देखो 16,40,000 का मैंने खर्चा कर लिया और सपोज ये मशीनरी मुझे 10 साल बेनिफिट देगी, तो इसका मतलब ये है कि 10 साल ये अमाउंट मुझे बेनिफिट देगी। अब इसमें से जितनी अमाउंट मुझे बेनिफिट देती चली जाएगी वो अमाउंट एक्सपेंस बनती चली जाएगी। हमने यहाँ सपोज किया है कि जनाब ये प्लांट एंड मशीनरी पे जो टोटल हमारा खर्चा आया वो 16,40,000 है और इसके अगेंस्ट में हमने 10 इयर्स बेनिफिट लेना है। तो अगर हर साल हम एज्यूम कर लेते हैं कि सेम हमें बेनिफिट मिलेगा, तो मैं 10 से अगर डिवाइड करूं तो मालूम होता है कि 1,64,000 का बेनिफिट हम ईच ईयर लेंगे फ्रॉम दिस प्लांट एंड मशीनरी। अब देखो बेटे एक्सपेंस में और एसेट में डिफरेंस क्या है। ऐसा एक्सपेंडिचर जिसके अगेंस्ट में बेनिफिट लेना है वो मेरा एसेट है, और जिसके अगेंस्ट बेनिफिट लिया जा चुका वो मेरा एक्सपेंस बन जाता है। ऐसे एक्सपेंडिचर जिनसे हम बेनिफिट ले लेते हैं वो एक्सपेंस बन जाते हैं। तो बेटे जब हम नॉन करंट एसेट को यूज करते हैं, उससे बेनिफिट ले लेते हैं, तो जितनी अमाउंट का हमने बेनिफिट ले लिया होता है वो एक्सपेंस बन जाता है, और उस एक्सपेंस का नाम हमने क्या रखा, डेप्रीसिएशन। अब प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा है कि जैसे जैसे एसेट यूज होता चला जाएगा वो डेप्रिशिएट होता चला जाएगा। हम हर साल के एंड में अंदाजा लगाएंगे, फोरकास्ट करेंगे कि जनाब हमने आउट ऑफ 16,40,000 कितनी वैल्यू का बेनिफिट ले लिया। हम डिफरेंट डेप्रिसिएशन मेथड्स को अडॉप्ट करते हुए कैलकुलेट करेंगे कि ईच ईयर हमने जनाब 16,40,000 में से कितना बेनिफिट ले लिया। जितना बेनिफिट ले लिया होगा हम उसे डेप्रिसिएशन के एक्सपेंस में डाल देंगे। अब जब डेप्रिसिएशन के एक्सपेंस में डालेंगे तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या पास करेंगे, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ी कि जनाब डेप्रिसिएशन की एंट्री हुआ करती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट हम डेबिट करते हैं और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। अब हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं कि जनाब हम 10 साल इस प्लांट एंड मशीनरी को यूज करेंगे, ईच ईयर हमें इक्वल बेनिफिट मिलेगा। तो इसका मतलब है पहले साल के एंड में हमें बेनिफिट मिल चुका 1,64,000 का, जितनी वैल्यू को हम यूज कर चुके और एक्सपेंस वो बन चुका उतनी वैल्यू हम डेप्रिसिएशन के अकाउंट में डाल देंगे थ्रू दिस एंट्री। और ये एंट्री हमेशा क्या होगी, डेप्रिसिएशन, क्योंकि एक्सपेंस है इसलिए डेबिट होगा, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट हम इसके ऑपोजिट क्रेडिट करते हैं। अब बेटे ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। एज पर योर सिलेबस कौन कौन से मेथड्स इंक्लूड हैं जो आपने पढ़ने हैं, जिनकी हेल्प से हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को कैलकुलेट करते हैं। एज पर योर सिलेबस कौन कौन से मेथड्स हम पढ़ेंगे। थैंक यू। स्ट्रेट लाइन मेथड, straight line method of depreciation, दूसरा है reducing balance method, third one is sum of years digit method, production based method। इसके अलावा भी एकर्स मैकर्स और बाकी मेथड्स भी होते हैं, लेकिन बेटे आपके सिलेबस में ये 4 डेप्रिसिएशन के मेथड उसने इस चैप्टर में दिए हुए। इन मेथड्स की हेल्प से हमने कैलकुलेट क्या करना है, डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे और फिर उसकी वो जर्नल एंट्री पास की जाती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। वन बाय वन इन मेथड को जनाब यहाँ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन मेथड जो कॉमनली यूज्ड मेथड है वो आपके पास है स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। हेडिंग देते हैं उसकी, straight line method of depreciation। हम इसको बेटा कॉस्ट प्राइस मेथड भी बोलते हैं।
इस मेथड की तरफ जाने से पहले कुछ टर्म्स हैं वो हम क्लैरिफाई कर लें। एक टर्म होती है दैट इज कॉल्ड यूजफुल लाइफ, और एक है रेजिडुअल वैल्यू। ये क्या टर्म्स हैं? रेजिडुअल वैल्यू को हम स्क्रैप वैल्यू भी बोलते हैं। ये चीजें क्या है बेटे? जब भी नॉन करंट एसेट परचेज किया जाता है वो हमें कितने इयर्स बेनिफिट देगा ये हम पहले से फोरकास्ट कर लेते हैं। वो एसेट जितने साल बेनिफिट देगा, जितने साल हम उसे बिजनेस पर्पस के लिए यूज करेंगे, वो उसकी यूजफुल लाइफ, इकोनॉमिक यूजफुल लाइफ कहलाएगी। इकोनॉमिक लाइफ भी उसको बोलते हैं, यूजफुल लाइफ भी, या इकोनॉमिक यूजफुल लाइफ भी उसको बोल दिया जाता है। एक होती है इसके ऑपोजिट, उस लाइफ को हम कहते हैं फिजिकल लाइफ। वो इससे ऑपोजिट है, वो इससे कुछ डिफरेंट है। वो क्या चीज होती है? देखो, फर्स्ट कीजिए मैंने कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेज की है, और जिस तरह इसी की हम बात कर रहे थे कि वो 10 इयर्स हमें बेनिफिट देगी। वो 10 इयर्स क्या उसकी इकोनॉमिक यूजफुल लाइफ है, लेकिन उसके बाद वो फिजिकली तो एग्जिस्ट करेगी। वो अलग बात है कि हमारे अब वो यूज में नहीं रहेगी, हमें मजीद बेनिफिट नहीं देगी, मजीद यूनिट उस पर नहीं बन सकते। वो उसके बाद या तो वो खत्म हो जाएगी, नाकारा हो जाएगी, लेकिन वो फिजिकली तो एग्जिस्ट करेगी। उसका लोहा वोहा जो है वो तो एग्जिस्ट करेगा। तो वो जब तक हम उसे डिसमेंटल नहीं कर देते, हम उसे कबाड़ खाने में बेच नहीं देते, उसका एक एक पुर्जा अलग नहीं कर देते, डिसमेंटल नहीं कर देते, तब तक उसकी फिजिकल लाइफ रहती है। हम डेप्रिसिएशन किस टाइम पीरियड, अब फिजिकल लाइफ पॉसिबल है, आपने तो 10 साल इस्तेमाल किया लेकिन 5 साल वो वैसे ही पड़ी रही, 15 सालों के बाद जाके आपने उसको डिसमेंटल करवा दिया, दे दिया, उसके तमाम चीजों को सेपरेट कर दिया। डेप्रिसिएशन हम सिर्फ उतने ईयर्स की पास करते हैं जितने ईयर्स में हमने एसेट के एंगेज में बेनिफिट लेना होता है। तो हमेशा यूजफुल लाइफ के एंगेज में एसेट की को डेप्रिशिएट किया जाता है, फिजिकल लाइफ की बेस पे हम एसेट को डेप्रिशिएट नहीं करते। फिजिकल लाइफ जो एक्चुअल में वो फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है, उसका मटेरियल जो लाइफ होती है। हमारी अकाउंटिंग में हमें फिजिकल लाइफ से कोई कंसर्न नहीं है। हमें किस चीज से कंसर्न है कि जनाब जो भी आपने परचेज किया नॉन करंट एसेट, चाहे फिक्सचर है, फिटिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, कुछ भी है, वो हमें कितने इयर्स बेनिफिट देगा, हमने कितने साल इस्तेमाल करना। तो हमारा कंसर्न यूजफुल लाइफ से होगा, उसकी इकोनॉमिक लाइफ से कंसर्न होगा, उसकी फिजिकल लाइफ से कंसर्न नहीं होगा। जब हम बेटे नॉन करंट एसेट परचेज करते हैं उसी टाइम में एस्टिमेशन लगा लेते हैं कि जनाब इसकी यूजफुल लाइफ कितनी होगी, ये हमें कितने इयर्स बेनिफिट देगा। कॉस्ट का एस्टिमेशन भी लगा लिया जाता है। उसके बाद रेजिडुअल वैल्यू, 10 साल इस्तेमाल करने के बाद हमने उस एसेट का क्या करना है, वो हमारे लिए काबिल इस्तेमाल तो रहा नहीं, और फजूल में चीजें हम पड़ी नहीं रहने देते, उस पर हमारे जो है वो खर्चा हुआ हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ हुआ है उस पर। तो बिजनेसमैन क्या करता है, 10 सालों के बाद उसे बेच देगा। तो इकोनॉमिक यूजफुल लाइफ के एंड में हमें मालूम है कि वो बिक जाएगा, लेकिन वो कितने में बिकेगा इसका एस्टिमेशन भी पहले लगा लिया जाता है। तो वो जो उसकी थोड़ी बहुत बेचने से हमें पैसे मिलेंगे एट द एंड ऑफ इकोनॉमिक यूजफुल लाइफ, उसे हम उस सेल प्राइस को बोलते हैं रेजिडुअल वैल्यू या फिर स्क्रैप वैल्यू। ये बेसिकली है क्या, सेल प्राइस ऑफ नॉन करंट एसेट at the end of economic useful life. यूजफुल लाइफ के आखिर में वो जितने में थोड़े बहुत पैसों में बिक जाएगा वो उसकी वैल्यू कहलाती है, स्क्रैप वैल्यू या फिर रेसिडुअल वैल्यू। अब एक चीज और बेटे, ये वैल्यू नॉन करंट एसेट की वो वैल्यू जो अंडरस्टूड बात है कि हमें पैसों में रियलाइज हो जाएगी, ये डेप्रिशिएट नहीं होती। स्क्रैप वैल्यू या जो रेसिडुअल वैल्यू होती है, हमेशा याद रखिएगा ये कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होती। तो फिर जो अमाउंट नॉन करंट एसेट की डेप्रिशिएट हो सकती है उस वैल्यू को हम बोलते हैं डेप्रिशिएबल अमाउंट या डेप्रिशिएबल वैल्यू। डेप्रिशिएबल अमाउंट कॉस्ट का वो पार्ट जो डेप्रिशिएट हो सकता है, और वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कॉस्ट प्राइस में से स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर दिया जाए तो जो रिमेनिंग वैल्यू होगी वो डेप्रिशिएबल अमाउंट होगी।
आप डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कीजिए चाहे स्ट्रेट लाइन मेथड से, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड या कोई भी एकर्स मैकर्स मेथड में से यूज करो। हमेशा याद रखना है कि स्क्रैप वैल्यू कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होती। जो डेप्रिशिएबल अमाउंट है मैक्सिमम वो किसके इक्वल होगी? कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू। तो एसेट की टोटल जितनी भी लाइफ है 10 ईयर्स 5 ईयर्स जितनी भी इकोनॉमिक यूजफुल लाइफ क्वेश्चन में गिवन है, आप किसी मेथड के थ्रू भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे और बाद में उसको सम अप करोगे, टोटल करोगे, वो हमेशा डेप्रिशिएबल अमाउंट के इक्वल होगा। तो जनाब मेथड कोई भी हम अडॉप्ट करें डेप्रिसिएशन का, उससे पहले हम इन चीजों को फोरकास्ट कर लेते हैं और फिर जनाब डेप्रिसिएशन के मेथड की तरफ चलते हैं। अब स्ट्रेट लाइन मेथड में हम डेप्रिसिएशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे और इसे कॉस्ट प्राइस मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड क्यों बोला जाता है? दो मेथड्स हैं स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के, एक लाइफ बेस्ड है और एक परसेंटेज बेस्ड है। लाइफ बेस्ड हो या परसेंटेज बेस्ड हो, आप करोगे क्या? कॉस्ट प्राइस में से पहले स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर दोगे। अगर लाइफ बेस्ड उसने मेथड कहा हुआ है तो लाइफ से डिवाइड कर दोगे, और अगर परसेंटेज की बेस पे उसने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करने के लिए कहा हुआ है तो लाइफ से डिवाइड करने की बजाय परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दोगे। लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले या लाइफ से डिवाइड करने से पहले कॉस्ट प्राइस में से स्क्रैप वैल्यू माइनस होगी। देखिए SLM स्टैंड्स फॉर स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में हम लाइफ की बेस पे भी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को कैलकुलेट करते हैं और परसेंटेज की बेस पे भी कैलकुलेट करते हैं। लाइफ की बेस पे कैलकुलेट करना हो तो कैसे किया जाता है? कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। परसेंटेज की बेस पे करना होगा तो वो क्वेश्चन में आपको परसेंटेज बताएगा 10%, 20%, 25%। तो अगर परसेंटेज की बेस पे वो आपसे कहे कि डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कीजिए तो आपने कॉस्ट प्राइस में से स्क्रैप वैल्यू को माइनस करना है और परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए हम पहले एक छोटी सी एग्जांपल लेके इस चीज की प्रैक्टिस करते हैं और फिर नेक्स्ट मूव करेंगे। बेटे यहाँ मुझे एक नोटिस आ रहा है, इंटरनेट का कोई इशू। हाँ जी, नोटिफिकेशन जरा दीजिएगा। आप सब लोग मुझे क्लियरली सुन पा रहे हो? अभी नोटिफिकेशन मेरी स्क्रीन पे शुरू। अली ख्वाजा को सही आवाज आ रही है? चलें, बहुत शुक्रिया बेटा। अच्छा चलें जनाब, यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि कोई भी नॉन करंट एसेट हमने परचेज किया। चलें कोई प्लांट ही हमने परचेज किया था, उसकी कॉस्ट हमें क्वेश्चन में बताई जा रही है 1,10,000 और जनाब उसकी स्क्रैप वैल्यू उन्होंने बताई है हमें 10,000। मोहम्मद शोएब बेटे क्वेश्चन पूछना है? ये फिर स्क्रीन चेंज हो गई है। ये हमारा व्हाइट बोर्ड कहाँ गायब हो गया है? चल बेटा थोड़ी देर होल्ड करते हैं, इंटरनेट का कोई इशू आ रहा है। एक तो ये लेक्चर में डिस्टरबेंस आ जाए। चले रिकवर हो गया। या इसको क्या हो रहा है? जी बेटे, अब हमने कोई प्लांट परचेज किया है जिसकी कॉस्ट हमें बताई गई है 1,10,000 और स्क्रैप वैल्यू का हमें बताया गया है कि जनाब वो है सपोज 10,000। अब क्वेश्चन में लाइफ बताई गई है। लाइफ मीन यूजफुल लाइफ ही होगी, फिजिकल लाइफ क्वेश्चन में नहीं बताएगा। 5 ईयर्स कि जनाब मैक्सिमम ये एसेट 5 साल इस्तेमाल होगा, उसके बाद एट द एंड ऑफ 5th ईयर वो 10,000 में हम उसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे, बेच देंगे, स्क्रैप कर देंगे। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है?
अब इस जर्नल एंट्री को हम पोस्ट करते हैं। जर्नल एंट्री में एक्सपेंस डेबिट है, इसलिए अकाउंट डेबिट होगा 20,000 से, लेकिन ऑपोजिट अकाउंट टाइटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और एक्यूमुलेटेड के अकाउंट में क्या है, वो जर्नल एंट्री में क्योंकि क्रेडिट है तो 20,000 से उसका अकाउंट बी में क्रेडिट कर दूंगी, लेकिन ऑपोजिट अकाउंट टाइटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के नाम से। अब पहले साल के एंड में हमने ये एंट्री पास की, ईयर क्लोज हुआ, अकाउंट को क्लोज करेंगे। अकाउंट कैसे क्लोज होंगे, आपका डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस अकाउंट टेम्पररी अकाउंट है, इसका क्लोजिंग बैलेंस नहीं होगा, बल्कि ये सारी की सारी अमाउंट इनकम स्टेटमेंट में क्लोज हो जाएगी। 20,000 लीजिए क्लोज करते। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपका परमानेंट अकाउंट है, नेगेटिव एसेट अकाउंट है। तो जैसा एसेट्स के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होते हैं, इसके भी होते हैं, हम इन्हें इनकम स्टेटमेंट में या बैलेंस शीट में क्लोज नहीं करते, बल्कि मैं क्या करूंगी, इसकी ऑपोजिट साइड पे मैं लिखूंगी, ये जनाब फर्स्ट ईयर का कैरी डाउन है 20,000, ये फर्स्ट ईयर है, और सेकेंड ईयर में का बिगिनिंग बैलेंस बन जाएगा ऑपोजिट साइड पे, दीजिए ब्रॉट डाउन कर लिया 20,000। अब दूसरे साल फिर ये एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 20,000 से डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट 20,000 से क्रेडिट। इसको पोस्ट करेंगे, फिर वैसे ही पोस्ट करेंगे एक्सपेंस अकाउंट की डेबिट साइड पे और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में हम लिखेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में लिखेंगे हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। फिर उसके बाद हमने साथ ही इन अकाउंट को क्लोज करना है। एक्सपेंस के अकाउंट में जो 20,000 है वो इनकम स्टेटमेंट में जाके क्लोज हो जाएगा, वफात पा जाएगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्या करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करेंगे। सेकंड ईयर में देखो क्या है, 20,000 का बिगिनिंग बैलेंस और 20,000 का हमने मजीद उसमें करंट ईयर का एक्सपेंस ट्रांसफर किया, टोटल क्लोजिंग कितना हो गया 40,000। और हमने क्या करना है, 40,000 थर्ड ईयर का बिगिनिंग बैलेंस बना देना है ऑपोजिट साइड पे 40,000। फिर थर्ड ईयर में भी यही काम, इसी तरह हम ये रिपीट करते चले जाएंगे। 20,000 एक्सपेंस अकाउंट की डेबिट साइड पे और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। एक्सपेंस में एक्यूमुलेटेड का टाइटल देते जाएंगे और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में एक्सपेंस का टाइटल देते चले जाएंगे। लीजिए एक्सपेंस को हमने इनकम स्टेटमेंट में क्लोज करते गए और आपके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड होता गया। अब इसमें गौर कीजिए, आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट का बैलेंस 20,000 से बढ़ता चला जा रहा है। क्यों? इसलिए हर साल का डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में जाकर सम अप होता चला जा रहा है। अब वो क्वेश्चन में क्या बताएगा, रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, आपने डेप्रिसिएशन के एक्सपेंस को कैलकुलेट करना होगा किसी भी स्पेसिफिक मेथड से, जिस तरह मैंने आपके सामने यहाँ कैलकुलेट किया। हर साल डेप्रिसिएशन के एक्सपेंस को कैलकुलेट करने के बाद जर्नलाइज करना होगा। जर्नलाइज मैंने आपके सामने किया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। जब ये जर्नलाइज कर दिया उसके बाद वो आपसे कहेगा रेलिवेंट अकाउंट में पोस्टिंग कीजिए, हर साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट बनाइए और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाइए। तो इस तरीके से आपने अकाउंट बना देना है। इसके अलावा वो आपसे कहेगा बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बनाइए। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट में उसे हमने बताना है कि बैलेंस शीट में कौन सी वैल्यू जाएगी। बैलेंस शीट में आप इनको कैसे लिखोगे, तो भाई बैलेंस शीट में जाकर हम नॉन करंट एसेट के अकाउंट में पहले तो लिखेंगे एसेट का नाम प्लांट और प्लांट के ऑपोजिट कॉस्ट प्राइस लिखेंगे। एसेट की कॉस्ट प्राइस कितनी है 1,10,000 और हर साल एसेट की कॉस्ट प्राइस में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस माइनस करते चले जाएंगे। फर्स्ट ईयर में मेरे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस कितना है 20,000। लीजिए फर्स्ट ईयर में मैंने 20,000 माइनस किया, फर्स्ट ईयर के एंड में मेरे पास बुक वैल्यू कितनी आई 90,000। सेकेंड ईयर में जाकर फिर से मैंने इसी तरह लिखना है प्लांट 1,10,000 का और सेकेंड ईयर के एंड में जितनी डेप्रिसिएशन मेरी इकट्ठी हो चुकी है एक्यूमुलेटेड के अकाउंट में, सेकेंड ईयर के एंड में देखो कितनी है 40,000। 20,000 पहले साल की, 20,000 दूसरे साल की, टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 40,000 110 में से माइनस हुई। तो लीजिए 70,000 आपकी सेकेंड ईयर की बैलेंस शीट में। थर्ड ईयर की बैलेंस शीट में भी सेम ऐसे ही करेंगे। प्लांट को जब भी लिखना है नॉन करंट एसेट को कॉस्ट प्राइस पे ही लिखना है 1,10,000 लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन।
अब थर्ड ईयर के एंड तक मेरी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस कितना हो चुका है 60,000 और ये मेरे पास बुक वैल्यू कितनी हो चुकी 50,000। तो बैलेंस शीट में हम अपने नॉन करंट एसेट्स को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को यूं शो करवाया करते हैं। नॉन करंट एसेट जो भी दिया हुआ है उसमें बिल्डिंग दी हुई है आपको, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट, कुछ भी दिया हुआ है, आप उसका टाइटल लिखते हो नॉन करंट एसेट की हेडिंग के अंडर, उसके ऑपोजिट कॉस्ट प्राइस लिखोगे और हर साल के एंड में जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस आपके पास एक्यूमुलेट हो चुका है वो माइनस करते चले जाओगे। तो आउटर कॉलम में आपके पास क्या आती चली जाएंगी, बुक वैल्यूज। ये आपके पास बुक वैल्यू है। तो जनाब इस क्वेश्चन में मैक्सिमम रिक्वायरमेंट यही हुआ करती है। हमने ये सारी रिक्वायरमेंट किस मेथड के अकॉर्डिंगली फुलफिल की है, हमने स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन को देखा है, फॉलो किया है। तो जनाब अब स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन की हम प्रैक्टिस करते हैं। अगर परसेंटेज की बेस पे कहे तो तब डेप्रिसिएशन के एक्सपेंस को आप कैलकुलेट कैसे करोगे। अब थोड़ी सी एग्जांपल चेंज कर लेते हैं। चलें जनाब, इस दफा हमने फर्नीचर परचेज किया है। फर्नीचर से रेलिवेंट वो हमें इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है कि जनाब आपने जो फर्नीचर परचेज किया उसकी टोटल कॉस्ट परचेज प्राइस में परचेजेस एक्सपेंसेस ऐड करने के बाद जो आपने कॉस्ट कैलकुलेट की है, हम फर्स्ट कर लेते हैं उसने क्वेश्चन में 50,000 बताई हुई है। ओके जी, उसके बाद वो हमें स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू जो क्वेश्चन में बता रहा है, चलें वो भी सपोज कर लेते हैं, वो है जनाब 5,000। अब वो परसेंटेज आपको क्वेश्चन में बताता है डेप्रिसिएशन रेट। चलिए जनाब, डेप्रिसिएशन रेट उसने क्वेश्चन में बताया 25% और लाइफ उसने बताई 4 इयर्स। और हमसे कहा ईच ईयर डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस कैलकुलेट कीजिए और ईच ईयर के एंड में बुक वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। तो जनाब हम उसको कर देते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस मेथड में हम डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन परसेंटेज के अकॉर्डिंगली अगर फाइंड आउट करनी हो तब भी आपने क्या काम करना है, कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू को माइनस करना है और लाइफ की बजाय उसने इस दफा कहा है परसेंटेज को बेस बनाओ, तो परसेंटेज से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जनाब हमारे पास ईच ईयर डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस कितना आएगा, कॉस्ट 50,000, स्क्रैप वैल्यू 5,000। अब इसका हमने कितने परसेंट लेना है, 25%। तो चलिए इसका 25% लेते हैं। 45,000 का 25%, ये मेरे पास आता है 11,250 पर एनम। ईच ईयर हमारे पास पर एनम ये डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस आएगा। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्योंकि ना तो कॉस्ट प्राइस चेंज हो सकती है, आपने कॉस्ट प्राइस की बेस पे निकालनी होती है डेप्रिसिएशन, ना स्क्रैप वैल्यू चेंज होती है, ना परसेंटेज चेंज होगी, ना लाइफ चेंज होगी। तो इसके फॉर्मूला में जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो चेंज नहीं होते, इसलिए स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन अगर आप फॉलो करोगे ईच ईयर डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस सेम आएगा, इसलिए हम इसे स्ट्रेट लाइन कहते हैं। और बेस क्या है, कॉस्ट प्राइस, इसलिए हम इसे कॉस्ट प्राइस मेथड भी बोलते हैं। लीजिए जनाब इसको ईयरली बेसिस पे हम शो करते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फर्स्ट ईयर में भी 11,250, सेकेंड ईयर में भी यही, थर्ड ईयर में भी यही और जनाब फोर्थ ईयर में भी यही। आपकी टोटल डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस कितना बना, 11,250 मल्टीप्लाइड बाय 4, लीजिए आपके पास हो गया 45,000 टोटल डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस जो होना चाहिए था, क्योंकि आउट ऑफ 50,000 5,000 की अमाउंट तो डेप्रिशिएट नहीं होती। तो जनाब अब नेट बुक वैल्यू या जिसे हम कैरिंग वैल्यू भी बोलते हैं वो कैलकुलेट करते हैं। उसको कैलकुलेट करने का ये तरीका भी है कि ईच ईयर आप कॉस्ट लिख लीजिए। लीजिए मैंने 50,000 लिख दिया, उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करते चले जाओ। पहले साल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 11,250, दूसरे साल कितनी हो जाएगी, प्रीवियस ईयर की भी 11,250, नेक्स्ट ईयर की भी 11,250, 22,500। थर्ड ईयर में कितनी हो जाएगी, प्लस 11,250, 33,750। फोर्थ ईयर में
ये बेटे 45,000। अब बुक वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है? आप चाहो तो हर साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, जिस तरह मैंने पहली एग्जांपल में माइनस किया था, कॉस्ट प्राइस ना लिखो, बिगनिंग बुक वैल्यू माइनस करंट ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, तब भी आपके पास क्लोजिंग बुक वैल्यू वही आएगी। उस तरीके से भी मैं अभी आपके सामने वर्किंग कर देती हूँ। तो पहले साल के एंड में बुक वैल्यू कितनी आई? 50,000 माइनस 11,250, ये है बेटा जी मेरे पास 38,750। नेक्स्ट ईयर में 27,500, उससे नेक्स्ट ईयर में 16,250, उससे नेक्स्ट ईयर में 5,000। तो लीजिए हमारे पास इकोनॉमिक लाइफ के एंड पे स्क्रैप वैल्यू की इक्विवेलेंट अमाउंट आ गई। तो आप इसको यूं भी कैलकुलेट कर सकते हो या फिर वर्किंग का स्टाइल वो भी अडॉप्ट कर सकते हो जो मैंने प्रीवियस एग्जांपल में किया था। और वो क्या था, ये देखिए, डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस ईच ईयर लिखा। हाँ जी सोहेब दोबारा से। सोहेब, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी बेटा। मैम अगर यूजफुल लाइफ ना दी हो और डेप्रिसिएशन 25% दी हो तो हम ये अजम्पशन ले सकते हैं कि 4 इयर्स ही है इसकी यूजफुल लाइफ कि हाँ जी स्ट्रेट लाइन वो, मेथड में। हाँ कि वो 25% के अकॉर्डिंगली बनती 4 इयर्स है। हाँ जी, लेकिन वो आपको लाइफ जरूर बता देगा या एटलीस्ट ये बता देगा कि कितने इयर्स तक क्या एक्सपेंस कैलकुलेट कीजिए। ओके मैम। ठीक है, लेकिन जो बातें की हैं वो समझ में आ रही है? जी ठीक है, अब ये देखो जिस तरह पुराना मेथड से वर्किंग की थी अब मैं वैसे कर रही हूँ। 11,250, ये आपके पास आया 38,750। नेक्स्ट ईयर मैं लिखूंगी 38,750 माइनस 11,250। रिजल्ट्स आपके पास सेम बुक वैल्यू के आते चले जाएंगे। ये लीजिए, और उसके बाद सेम वही अकाउंट डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस का अकाउंट बनाना होगा या आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना होगा। वो बनाना बहुत इजी है। अब जनाब एक बुक में से प्रैक्टिस करते हैं। अगर उसने स्ट्रेट लाइन मेथड से कुछ हमें प्रैक्टिस दी हुई है, ये तो बिल्कुल ही बच्चों वाली एग्जाम्पल। चलो जनाब, आप अपनी बुक्स में पेज नंबर 378 पे आइए। आप अपनी बुक्स में पेज नंबर 378 पे मैथुरिन के नाम से एग्जाम्पल गिवन है। मैथुरिन के नाम से, उसमें देखो वो क्या कहता है कि जनाब मैथुरिन bought a machine for 10,000 on 1st January 2012. He estimates a useful life of 8 years and a residual value 800. Depreciation is to be calculated on straight line basis. Depreciation straight line basis में क्या करेंगे? Cost 10,000 में से 800 को माइनस करेंगे। चलो आप लोग भी मेरे साथ माइनस करो, मैं भी करती हूँ। 10,000 माइनस 800 और उसकी लाइफ से डिवाइड कर देंगे। देखो उसने लाइफ कितनी दी हुई है? 8 ईयर्स। या तो हर साल डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस आ रहा है 1150। अब इसकी बेस पे वो क्या कहता है? मशीन का अकाउंट बनाइए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाइए और डेप्रिसिएशन के एक्सपेंस का अकाउंट बनाइए। तो बेटा ये अकाउंट बनाने मैंने आपको सिखा दिए हैं। इस एग्जाम्पल की आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ऑनवर्ड जो है वो मेथड बाकी डिस्कस कर लेने के बाद, तो जितनी भी डिटेल्ड एग्जांपल्स हैं वो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम करेंगे ऑनवर्ड लेक्चर में। अब तक के डिस्कशन में कोई इशू है तो वो बेटे क्वेश्चन पूछ लीजिए। अब तक की डिस्कशन क्लियर है आप सबको? अच्छा, मोहम्मद अली है। मोहम्मद अली दोबारा से बेटे। मैम कौन से पेज नंबर पे क्वेश्चन है?
मैंने बुक बंद कर दी, ठहरो मैं दोबारा ढूंढ देती हूँ। ये आपने बेटे एग्जाम पेज नंबर 378। मैम ये इस चैप्टर की शुरू से थ्योरी भी रीड करवा दें थोड़ी सी। इसमें से क्या रीड आउट करना अभी बेटे, उसमें प्रीवियस कुछ चीजें हैं मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करनी है। ठीक हो गया मैम। प्रीवियस कुछ चीजें हैं अभी मुझे आपसे डिस्कस करनी, जैसा वो डेप्रिसिएशन की पॉलिसी बताता है मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे, ये चीजें अभी छोटी छोटी चीजें साथ साथ में डिस्कस करती चली जाऊंगी ना। और उसके अलावा बाकी सारे पॉइंट डिस्कस हो गए हैं। जैसे उसने इनिशियल कॉस्ट कैलकुलेट करना बताया हुआ पेज नंबर 369 पे, फर्दर उसकी सारी डिटेल बता रहा है, वो अभी आप से रेलेवेंट नहीं है। और कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिफरेंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो मैंने थोड़ा सा आपको रिपीट करवा दिया। डेप्रिसिएशन क्या है ये हमें पहले भी मालूम था, पेज नंबर 372 पे इसकी टर्म्स को उसने डिफाइन किया हुआ कि डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होती है, रेजिडुअल वैल्यू, यूजफुल लाइफ क्या होती है। ये चीजें मैंने सारी आपसे डिस्कस कर दी बेटे। मैम सुबह लेक्चर नहीं हो रहा? बेटे कंफर्म नहीं है मुझे अभी, अगर होगा ठीक अगर हो होगा तो मैं ले लूंगी, अगर नहीं होगा तो फिर जब होगा। ठीक हो गया मैम। ठीक है बेटे, ओके, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हम सुबह ऑफ ही है अतीब अनाउंस हो गया? मैम, वो ग्रुप में मैसेज तो आया था। अच्छा फिर होगा बेटे, मैंने अभी तक देखा नहीं है। यस मैम, ऑल ऑनलाइन क्लासेस विल रिमेन ऑफ ड्यू टू पब्लिक हॉलिडे। अच्छा ठीक है, फिर ऑफ है, फिर मंडे को इंशाल्लाह। जी मैम, ठीक है। ठीक है, ओके बेटा, एंजॉय योर लॉन्ग वीकेंड, अल्लाह Thank you. हाफिज।